हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में दोस्तों हम एक नया आगाज़ स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों नया सब्जेक्ट हमारा है फ्रेंड्स, और वो है दोस्तों समान अध्ययन, जो कि ट्री 4 एंड 50 के लिए 5.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, जो अभी बीपीएससी ट्रिप 4.0 देने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए अभी 2-3 महीना समय है दोस्तों। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि दोस्तों तब तक मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर इतना करवा दे, इतना बार करवा देगी कि आपके दिमाग में दोस्तों एक एक क्वेश्चन सेट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अभी तक मैं ट्रिप 1.0, 2.0, 3.0 या री एग्ज़ाम जो भी है दोस्तों, टोटल जितने भी इससे जीएस का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, टोटल जीएस का क्वेश्चन ए टू जेड करवाएंगे दोस्तों। इसमें टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, जो कि हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किया गया है। इतिहास, हिस्ट्री हो गया दोस्तों, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपको विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण परिस्थिति हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया दोस्तों। टोटल हर एक चीज़ दोस्तों करवाएंगे इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले इसमें 69वीं का क्वेश्चन भी रहेगा, 1.0, 2.0, 3.0 री एग्ज़ाम भी है दोस्तों। इसमें टोटल मिला के 1310 क्वेश्चन इसमें टोटल होगा दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए दोस्तों, और जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखेगा। तो देखिए दोस्तों, आज लोग हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों समान अध्ययन, जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज में दोस्तों हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और हिस्ट्री में देखिए दोस्तों, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास से स्टार्ट होगा दोस्तों हमारा इसमें, जिसमें कि दोस्तों सिंधु सभ्यता फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा प्राचीन इतिहास का। देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये 69वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था दोस्तों? कौन सा जानवर पता नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता को? देखिए दोस्तों, बैल, हाथी, घोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था दोस्तों। इसमें से कोई भी नहीं। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है दोस्तों, घोड़ा का बात है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सिंधु लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन आदि स्थलों में घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया कि उस पशु से भी सिंधु लोग परिचित थे। जो दोस्तों केसी श्रीवास्तव का बुक है, उससे लिया गया दोस्तों। बिहार, इसका उत्तर दोस्तों बी माना है दोस्तों। बीपीएससी जो है दोस्तों, इसका आंसर बी माना है, घोड़ा को माना है दोस्तों, जो कि दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था दोस्तों? कौन सा करता था दोस्तों? राजगिरी। ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी गिरिव्रत शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 482 ईसा पूर्व और अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के समय इसकी राजधानी राजगिरी थी, किंतु उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व ने राजगिरी से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित की दोस्तों। और शिशुनाग वंश के शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, किंतु कालांतर में कालाशोक 394 ईसा पूर्व 366 ईसा पूर्व पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया तथा मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म का क्वेश्चन है दोस्तों। 69th का बीपीएससी का, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये अजंता में स्थित है दोस्तों। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, अजंता में स्थित है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पद्म पानी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। बादामी गुफा में दोस्तों, बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफा देखिए दोस्तों, एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है दोस्तों, जिसमें 600 से 1000 ईसा पूर्व की कलाकृतियाँ हैं दोस्तों इसमें। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है दोस्तों। देखिए, चैत्य बौद्ध का पूजा स्थल है दोस्तों, और विहार जो है दोस्तों, ये विहार ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल को विहार कहते थे और पूजा स्थल को चैत्य।
और स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष की पूजा व सुरक्षा थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का इसमें 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद से देखिए दोस्तों 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें है दोस्तों कि मगध एवं अंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके हिस्से थे। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से थे। मगध और अंग का मैदान किसका हिस्सा था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मिडिल गंगा वैली, मध्य गंगा का मैदान ये था। मध्य गंगा का मैदान ही मगध का हिस्सा था। देखिए मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित था। मगध महाजनपद वर्तमान पटना, गया तथा शाहाबाद में स्थित था, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग का दोस्तों मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। इसका देखिए दोस्तों ये टीचर का एग्जाम का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का है दोस्तों। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। कहाँ पे थे ये तक्षशिला में दोस्तों। कौटिल्य राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे दोस्तों तक्षशिला में। कौटिल्य याद रखिएगा दोस्तों, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो तक्षशिला में थे। सॉल्यूशन इसका देखिए कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट है इसमें कि देखिए इसमें से सबसे पहले उपयुक्त में से कोई आंसर इसका सही है ही नहीं दोस्तों। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए इसमें जो बोला गया फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, जो कि गलत है दोस्तों। सेकंड देखिए हेनचांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आए थे। ये भी गलत है। इसका सही सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री तो था जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल के दौरान भारत आया था और यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि हर्ष के समय आया था, इसीलिए ये गलत हो गया फर्स्ट। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के समय आया था दोस्तों। क्वेश्चन में गलत है। शासनकाल में भारत आया था उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, अतः कोई भी कथन इसमें से सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। देखिए फ्रेंड्स, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था दोस्तों। किसके पास, देखिए दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। समुद्रगुप्त के पास भेजा था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। अब देखिए फ्रेंड्स विविध क्वेश्चन देखिए दोस्तों मिसलिनियस में कि प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। कहाँ पे है ये, दिल्ली में दोस्तों। दिल्ली में है दोस्तों। और इसका सॉल्यूशन देखिए, भारतीय प्राचीन धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। और गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी दोस्तों, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ जो है दोस्तों ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, याद रखिएगा। और गुप्त काल में लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है दोस्तों, जो कि उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे, तो इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झीरी मेला, पूर्ण मंडल मेला, चैत्र चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले व त्यौहार है दोस्तों।
देखिए जम्मू कश्मीर प्रमुख मेला है दोस्तों, याद रखिए झीरी मेला भी है, पूर्णमंडल मेला है, चैत्रे 14 है, बहु मेला भी है और लोहड़ी जैसे प्रमुख त्यौहार ये जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों याद रखिए फ्रेंड्स, ये कामंतक के द्वारा लिखी गई थी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों ये कामंतक के द्वारा लिखी गई थी। और इसका देखिए सॉल्यूशन है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामंतक है। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित हमें करना है दोस्तों। ये सूची फर्स्ट और सेकंड है, कौन सा पुस्तक किसने लिखा था? दोस्तों इसमें याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा दोस्तों। इसमें देखिए चरक जो है दोस्तों, ये चिकित्सा शास्त्र लिखा था दोस्तों चरक। और ब्रह्मगुप्त जो था दोस्तों, ये गणित का विद्वान था दोस्तों। और बराहमिहिर ये ज्योतिष था। और विशाखदत्त ये नाटककार था। तो 2 1 4 3 होगा दोस्तों। इसमें देख लीजिए, चरक जो है दोस्तों ये चिकित्सा संबंधित था, ब्रह्मगुप्त गणित से, बराहमिहिर ज्योतिष था और विशाखदत्त नाटककार था। सॉल्यूशन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। कहाँ तक विस्तार है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। देखिए ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है दोस्तों? ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है दोस्तों? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। सॉल्यूशन देखिए इसका, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक है। दक्षिणापथ का तात्पर्य दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग को ही बोला जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का खत्म हो चुका है, जो कि अभी तक में क्वेश्चन जो पूछा गया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन इतिहास, मेडिएवल हिस्ट्री का दोस्तों दिल्ली सल्तनत देखिए सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा इसमें, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, बलबन ने किया था। सॉल्यूशन इसका देखिए दोस्तों, बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पैबोस को शुरू किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तुगलक वंश से क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे दोस्तों? ये थे दोस्तों मोरक्को के थे फ्रेंड्स, मोरक्को का था फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये मोरक्को के थे दोस्तों। और सॉल्यूशन देखिए इसका, सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विविध सल्तनत कालीन क्वेश्चन। इसका देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? याद रखिएगा, ये कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान मैथिली भाषा का विकास स्टार्ट हुआ था दोस्तों। सॉल्यूशन है इसका, डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी बताया। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंशिया सिमरो वंश 1097 से 1325 ईस्वी का शासन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वीं शताब्दी से 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन देखिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर भारत में ये लोकप्रिय बनाया। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर भारत इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे दोस्तों। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य।
प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फुतूहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। फुतूहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, ये ईश्वरनागर के द्वारा लिखी गई थी। ईश्वरनागर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा लिखी गई थी, ईश्वरनागर के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी। और फुतूहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। तो ये सूरत को बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। फ्रेंड सॉल्यूशन देखिए इसका, सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थयात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है। सूरत में जो बंदरगाह है दोस्तों, सूरत बंदरगाह को कहा जाता है मक्का का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ था दोस्तों। तो 3 और 4 इसमें सही है दोस्तों। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हो गई थी दोस्तों। बाबर के आगमन के कारण ही प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ये गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला, मेहराब और गुंबद का परिचय, ये भी गलत है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना। देखिए बाबर का जन्म जो हुआ था दोस्तों, ये देखिए बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। और क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ था। याद रखिए दोस्तों, ये गुंबद मेहराब दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुआ था तब ये स्टार्ट हुआ था। और बाबर का जन्म जो है ये दोस्तों 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आरंभिक आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्य और संघ अष्टप्रधान। पहला क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी कहाँ थी दोस्तों, ये मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद था दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए, मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद थी दोस्तों। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में निम्न है दोस्तों। याद रखिए, पेशवा अथवा मुख्य प्रधान जो था वो था राजा का प्रधानमंत्री, इसे बोला जाता था। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान मतलब राजा का प्रधानमंत्री। सेकंड था अमात। पेशवा पहला हो गया या मुख्य प्रधान, सेकंड हो अमात। पंत अथवा मजमू आधार इसको बोला जाता था, जो कि वित्त एवं राजस्व मंत्री था दोस्तों। वित्त राजस्व मंत्री अमात को बोला जाता। पेशवा किसको बोला जाता था, राजा का प्रधानमंत्री। वाकिया नवीस जो था ये वर्तमान गृह मंत्री को बोला जाता था, वाकिया नवीस। नेक्स्ट है सुमंत किसको बोला जाता था, वर्तमान विदेश मंत्री को सुमंत बोला जाता था। सुमंत तबीर, ये वर्तमान विदेश मंत्री को सुमंत तबीर वर्तमान विदेश मंत्री हुआ। सुमंत तबीर वर्तमान विदेश मंत्री है। याद रखिएगा, सचिव बोला जाता था सुरुनवीस या चिटनीस, मतलब राजकीय पत्र व्यवहार के सचिव। सेनापति किसको बोला जाता, पता है दोस्तों, न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों ये न्यायाधीश बोला जाता। पंडित राव शब्द को धार्मिक कार्यों के लिए ये यूज किया जाता था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों ये कल के सेशन में करेंगे दोस्तों। आज हम लोग एंशिएंट और मेडिवल ख़त्म कर लिए। सेशन देखिए फ्रेंड्स, सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।